Welcome students to my YouTube channel Physics Info. I hope you all are very good and will be safe and will be healthy. तो पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास 12 के लिए, और हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे टॉपिक, वो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम लोग जो हमारा जो लास्ट टॉपिक था, दैट वाज अबाउट द इलस्ट्रेशंस प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्कस की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ टॉपिक्स के रिगार्डिंग, लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिगार्डिंग, और इंड्यूस चार्ज की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट किया था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है बिल्कुल जो अभी तक हमने पढ़ा है, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा जो भी आप लोगों ने अभी तक सीखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अबाउट द कंडक्टर, उसको अब एक समराइज करने का टाइम आ गया है। क्योंकि कई बार रीजनिंग में मतलब ये कह सकता हूँ कि कह सकते हो कि आप ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है सिंपली कि वाई की कंडक्टर का बिहेवियर ऐसा क्यों है। तो कुछ पॉइंट्स जो कंडक्टर के बारे में हम लोगों ने अभी तक सीखे हैं, जो अभी तक पढ़े हैं, उनको समराइज करने का जो टाइम है, अब उसको समराइज करने के साथ उसको उसके स्पेसिफिक रीजन के साथ उसका आंसर देने का जवाब आ गया है। तो द टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। बिल्कुल आप इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि कंडक्टर की जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो आप इस यूनिट के बाद पढ़ेंगे, तो जहां पे आपने पढ़ा कि करंट फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर, लेकिन फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है कि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं, जो मेटल के अंदर जो हम बेसिकली हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो मेटालिक सॉलिड कंडक्टर पर ही रहेगा। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिए। तो उस केस में हम जानते हैं कि उसमें बाउंड चार्जेस भी होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बट दे आर रीअरेंज देमसेल्व्स। तो पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि इनसाइड ए कंडक्टर, कंडक्टर के बारे में पहली बात कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने लिखा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, कंडक्टर के अंदर होता है। तो हमें इस रीजन का जवाब यहां पे देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज नॉर्मल टू एवरी पॉइंट, यानी कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है कंडक्टर के सरफेस पर वो परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। देखिए अंदर जीरो होता है, लेकिन सरफेस पर जब होगा तो सरफेस पर वो कंडक्टर के हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा। इसका भी रीजन बताएंगे क्यों। थर्ड है द एक्सेस चार्ज गिवन। एक्सेस चार्ज का मतलब होता है कि जब कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज करने की बारी जब आती है, उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट है कि जो एक्सेस चार्ज है गिवन टू ए कंडक्टर इज ऑलवेज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस, वो उसके सरफेस पर ही रहता है। फोर्थ पॉइंट देखिए द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। जैसे कि हम बढ़ते आए हैं, मुझे लगता है कि आपको ये बात ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है तो पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट ये है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप मतलब नॉर्मल वेक्टर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि नॉर्मल तो होता ही है, नॉर्मली तो एक्ट करता ही है, बट कैसे करता है उसका जवाब हमें देना है। और लास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ध्यान से सुनिएगा, ये डेली लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फॉलो होती भी है, इसका बेनिफिट भी है। मैं आपको बताऊंगा कि शील्ड मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड से, हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है प्रोटेक्ट करना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए फर्स्ट पॉइंट का जवाब देते हैं रीजन के साथ। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होता है, इसका जवाब हमें देना है कैसे। देखिएगा, इसके लिए हमें क्या करना है, इसका मैंने दो कंडक्टिंग प्लेट यहां पे ली और एक कंडक्टिंग प्लेट जो है उसके ऊपर प्लस चार्ज यानी कि चार्ज प्लेट हम लेके चल रहे हैं और एक तरफ माइनस चार्ज है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब यहां पे बात हो रही है कंडक्टर के अंदर, मतलब फील्ड में हमने बोला ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो।
तो हमें पहले एक एक्सटर्नल फील्ड दिखाना तो पड़ेगा ना कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें उसके बारे में बात तो करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है उसके अंदर हम किसी कंडक्टर को अगर रखते हैं, देखिए मैं एक रेक्टेंगुलर स्लैब यहाँ पे ले रहा हूं और बकायदा मैं ये आपको बता रहा हूं बच्चों कि ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टिंग स्लैब है, दिस इज अ कंडक्टिंग स्लैब एंड यू आर लुकिंग वेरी कीनली दैट कि इस प्लेट के इस तरफ जो चार्ज है इस प्लेट के ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस प्लेट क्या करेगा, इस कंडक्टर के जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि दे विल रीअरेंज देमसेल्व्स सच दैट कि नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के इस हिस्से पर आ जाएगा जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव की तरफ है, और इसी तरह जो प्लस चार्ज है वो इस तरफ से इस तरफ रीअरेंज हो जाएगा जो कि एक्सटर्नल फील्ड के नेगेटिव की तरफ है, एक्सटर्नल जो चार्ज हमने दिया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज ई नोट, क्लियर। और ऐसा करने पर कंडक्टर के अंदर जो माइनस और प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज हुए हैं, और वो कब तक रीअरेंज होते हैं, जब तक एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू जो है नेट एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू उसके अंदर जीरो ना हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसका मतलब प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, हमें इसको नाम दिया ई आई फॉर इंड्यूस्ड, क्योंकि ये चार्ज इंड्यूस यहां पर हुए, उनकी वजह से प्लेट के अंदर फील्ड की डायरेक्शन ये हुई और एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल के ठीक अपोजिट ये है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी E which is equal to 0। As you know कि जीरो वेक्टर जो है जीरो मैग्नीट्यूड को तो रिप्रेजेंट करता ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी यहाँ पर वो जीरो होगी, क्लियर है। क्यों होगी जो मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे में क्या करना है यहाँ पे कि ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड क्या होता है, द चार्जेस आर इंड्यूस्ड, the charges are induced on the surface of conducting slab या plate, slab कहिएगा, conducting slab, such that net electric field is E is equal to EI minus E naught is equal to 0. So therefore EI is equal to E naught, यानी कि जैसा कि इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल हो जाती है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। तो ये इसका रीजन है कि क्यों किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब सेकंड की बारी है। देखिए मीनिंग को समझते जाइएगा बस, ठीक है ना, कुछ मुश्किल नहीं है, जो पढ़ा है बस उसी को हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं एक समराइज फॉर्म में ना। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड at the surface of a conductor is normal at every point। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि कोई कंडक्टर है उसके सरफेस पर, एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर
बल्कि मैं कहूंगा एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, क्योंकि ये हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, अंदर तो जीरो होता है, और अगर बाहर है तो वो कैसे है, क्योंकि चार्ज है तभी तो है। तो इज नॉर्मल एट एवरी पॉइंट। ठीक है बच्चों, चलिए आइए इस बात को समझते हैं यहाँ पे कि कैसे परपेंडिकुलर है तो क्यों है, कैसे। देखिए इसके लिए क्या किया मैंने कोई भी एक रैंडम सरफेस ले लिया। मैं पहली बात कर रहा हूं, मैंने एक रैंडम सरफेस लिया है, सरफेस रैंडम बॉडी का ही होगा, ठीक है, कोई भी चार्ज बॉडी का, ओके। और मैंने इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये समझिएगा बच्चों, छोटा सा एलिमेंट जो मैंने लिया है ये, इसका एरिया वेक्टर है DA, एरिया वेक्टर यानी कि स्मॉल एरिया DA। और एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी सरफेस के नॉर्मल जो है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। पर यहाँ पे बात क्या है, बात यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की है, कि कैसे किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नॉर्मल होगा। तो उसके लिए हमें क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। मान लिया, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, मान लिया कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यानी कि क्या दिख रहा है आपको, देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किसी ना किसी एंगल पर है, इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड कैसे है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, मैं एरिया वेक्टर यहाँ लिख देता हूँ, DA यहाँ लिख देता हूँ, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, तो जिससे मुझे ये पता लगेगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल थीटा बनाया, और एंगल थीटा जब बनाया तो जो ये कंपोनेंट आएगा वो आएगा E cos थीटा, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट आएगा, E cos थीटा, ओके। और ये कंपोनेंट कौन सा होगा, E sin थीटा। ये तो आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो हॉरिजॉन्टली जो सरफेस के साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अलोंग द सरफेस, जो हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की अलोंग द सरफेस, मैं फिर से कह रहा हूं, दिस पिक्चर इज ऑन द सरफेस दैट आई एम वर्किंग हियर। तो सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जैसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, मतलब मान लीजिए कि किसी न किसी तरीके से सरफेस के ऊपर काम कर रहा है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये हमारे पास एक इर्रेगुलर सरफेस है, और इर्रेगुलर सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपको लगेगा कि सरफेस बिल्कुल फ्लैट है तो ये परपेंडिकुलर इस तरह से होगा, तो ये हमें प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर होगा। प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ा सा अपोजिट सेंस में चलना पड़ेगा, कि मान लिया कि परपेंडिकुलर नहीं है, इंक्लाइंड है, इस तरह से है, ऐसे है, ऐसे है, कहीं भी हो सकता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इंक्लाइंड है। तो जब ये इंक्लाइंड आपको दिख रहा है तो इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब सरफेस के अलोंग जब मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो सरफेस के अलोंग उसका जो कंपोनेंट आएगा वो E cos थीटा आएगा, और उसके परपेंडिकुलर E sin थीटा आएगा। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों कि E cos थीटा जो कंपोनेंट है, और सरफेस कैसा है, चार्ज सरफेस है, तो ध्यान से सुनना कि लेट इलेक्ट्रिक फील्ड E मेक एन एंगल थीटा विद द, या मेक एन एंगल थीटा अलोंग, सॉरी, विद द horizontal line, with the horizontal line on the surface of a charge conductor। ठीक है जी, पहले ये तो बताएंगे ज्योमेट्रिकली हमने क्या माना है, मान लिया। अब उससे क्या होगा, सच दैट E cos थीटा, अब कंपोनेंट की बात, E cos थीटा कहां काम करेगा, एक्ट हॉरिजॉन्टली अलोंग द सरफेस, मतलब सरफेस के अलोंग काम करेगा E cos थीटा,
और ई साइन थीटा, चलिए ई कोस थीटा को देखते हैं। चलो ई साइन थीटा की तो बात परपेंडिकुलर है, मतलब कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, लिख देता हूं। चलो ई साइन थीटा एक्ट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस अलोंग द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, है ना। कैसा सरफेस है? चार्ज है, चार्ज कंडक्टर। वो यहां पे लिख दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया। चलो एक्ट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, दो बातें हो गई। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, जो मैं आपको बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई सरफेस के अलोंग कंपोनेंट ई कोस थीटा है, नंबर 1। कैसे है समझा दिया आपको। नंबर 2, जो ये सरफेस है ये खाली सरफेस नहीं है, ये चार्ज सरफेस है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज सरफेस के अलोंग काम करेगा, तो इसका मतलब जो भी चार्ज सरफेस पर होगा उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा। देयरफॉर फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू क्यू ई इज F इक्वल टू क्यू, तो चार्ज है ही, लेकिन कंपोनेंट कौन सा है? ई कोस थीटा, क्योंकि हम ये मान के चले हैं, ठीक है। फोर्स लगेगा किसके ऊपर? चार्ज पार्टिकल के ऊपर। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो हमारी अजम्पशन थी, अजम्पशन मतलब जो हम ये मान करके चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस कंडक्टर के, चार्ज कंडक्टर के सरफेस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ये हम मान के चले थे। हमें प्रूफ करना है कि वो परपेंडिकुलर होता है, लेकिन हम मान के चले कि वो थीटा बना रहा है, जिसकी वजह से सरफेस के अलोंग ई कोस थीटा आ गया। अब आप सोचिएगा कि चार्ज, सरफेस पर चार्ज है और सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और जब फोर्स एक्सर्ट करेगा तो चार्ज विल ट्राई टू मूव, और यू कैन से एग्जैक्टली विल मूव ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड। कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? मूव करने लगेगा। तो जरा आप सोच के देखिए कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, तो कहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हम कर रहे हैं फिर? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब हम स्टैटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, और स्टैटिक फील्ड में हम कहते हैं कि वो दैट विल एक्ट नॉर्मली ऑन द सरफेस। जबकि हम ई कोस थीटा की वजह से क्या देख रहे हैं कि सरफेस के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करने लगा। तो किस बात का स्टैटिक्स रहा? जब चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं जहां पे हम बात करते हैं कि चार्ज आर एट रेस्ट, क्लियर है? तो इट मींस व्हिच इज द कंट्राडिक्शन टू आवर, किसका कंट्राडिक्शन हुआ? जो हमारी अजम्पशन थी कि चार्ज जो है सरफेस पर वो रेस्ट पर होते हैं, ऑन द कंडक्टर, ऑन द चार्ज कंडक्टर, जो सरफेस पर जो चार्ज होते हैं दैट रिमेन एट रेस्ट। तो इट मींस ई कोस थीटा जो कंपोनेंट, ये मानने पर कि ई थीटा एंगल बना रहा है वहां से आया, तो ये मानना सही है या गलत है? ये मानना गलत है कि ई कोस की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर इंक्लाइंड काम करता है, ठीक है। इसका मतलब फोर्स एक्सर्ट होगा, ड्यू टू दिस फोर्स चार्ज विल स्टार्ट टू मूव, ठीक है ना। आई होप आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। चार्ज विल स्टार्ट टू मूव विच इज contradiction कौन से पॉइंट का कॉन्ट्राडिक्शन? फॉर द स्टैटिक चार्ज concepts, फॉर द स्टैटिक चार्ज कंसेप्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ
देखिए मैं इस फर्स्ट पॉइंट को यहाँ रब भी कर देता हूँ ताकि हमारा जो स्पेस है ये काम होता रहेगा। फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि ड्यू टू दिस फोर्स चार्ज विल स्टार्ट टू मूव, व्हिच इज कंट्राडिक्शन फॉर द स्टैटिक चार्ज कांसेप्ट, दैट इज E cos थीटा जैसा कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं अलोंग द सरफेस, मतलब वो जीरो हो जाएगा। जीरो होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं कह रहा हूं, cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट cos थीटा इक्वल टू जीरो, और cos थीटा इक्वल टू जीरो विल बी इक्वल टू cos पाई बाय 2, और यू कैन से 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, जिससे ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री के साथ एक्ट कर रहा है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्ट नॉर्मली ऑन द इतना ही बहुत है, इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दूसरा पॉइंट भी कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलरली एक्ट करता है किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर, ठीक है बच्चों। सो पॉज द स्क्रीन एंड नोट डाउन द सेकंड पॉइंट कि क्या उसका रीजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, यस। कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है देखिएगा, द एक्सेस चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर इज ऑलवेज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस। ये अब हमें प्रूव करना है। तो आई होप मैं इसको यहाँ पे रब कर दूं। दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। यस, कम टू द थर्ड पॉइंट। यस बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या है देखिएगा, द एक्सेस चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, यानी कि किसी भी कंडक्टर को जब चार्ज किया जाता है तो वो चार्ज उसके सरफेस पर ही रिसाइड करता है, ऑलवेज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस। तो ये हमें प्रूफ करना है, और ये प्रूफ करने के लिए हमें कोई ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हम पहला पॉइंट ये पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। तो चलिए मैं इसी की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, थर्ड पॉइंट का जिक्र मैं यहाँ पे करूंगा। प्लीज यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा इसको। हमने एक सरफेस ले लिया कंडक्टर का, एक कंडक्टर मतलब एक कंडक्टर ले लिया और चार्ज कंडक्टर है वो, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि उस सरफेस पर रिसाइड क्यों करता है वो। तो उसका प्रूफ देखिए, तो ये चार्ज सरफेस पर है। अब इस सरफेस के नजदीक, चार्ज सरफेस के नजदीक, कह रहा हूं नजदीक, यहां अंदर की तरफ नजदीक एक डॉटेड लाइन से, जो मैं ये चीज ड्रॉ कर रहा हूं डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन एक गॉसियन सरफेस है। क्या है डॉटेड लाइन? गॉसियन सरफेस को इंडिकेट कर रही है नियर द सरफेस। तो यानी कि हमें क्या प्रूफ करने के लिए, मतलब जो ये प्रूफ करने के लिए हमने क्या, जो थ्योरी हम लोग अपनाने जा रहे हैं यहाँ पे, क्या फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि एक कंडक्टर लिया, चार्ज कंडक्टर, और उसके सरफेस के नजदीक ना अंदर की तरफ एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया अंदर की तरफ। बिकॉज हमें ये प्रूफ करना है कि चार्ज सरफेस पर रिसाइड करता है, अंदर नहीं होता, यही तो प्रूफ करना है। इसीलिए सरफेस के नजदीक हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। अब हमें ये पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्लियर। तो बाय गॉस थ्योरम, गॉसियन सरफेस लिया है तो कहीं ना कहीं ये भी आइडिया हो जाएगा कि हम क्या ले जा रहे हैं। बाय गॉस थ्योरम कि इलेक्ट्रिक फील्ड और कंप्लीट जो एरिया है E डॉट ए, ठीक है, E डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q, गॉसियन सरफेस के अंदर की बात हो रही है, इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, कि गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम कहाँ अप्लाई होती है? गॉस थ्योरम कहाँ अप्लाई होती है? गॉस थ्योरम अप्लाई होती है जब सरफेस गॉसियन हो और दूसरा चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर की बात हो रही हो। भाई किस चार्ज की बात हो रही हो? जो चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर है, और हमें ये प्रूफ करना है कि चार्ज है नहीं कंडक्टर के अंदर, सरफेस पर ही क्यों है। तो हमें गॉसियन थ्योरम, गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम किया ताकि हमें गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सके। अब गॉस थ्योरम तो अप्लाई कर दी, मतलब गॉस थ्योरम लिख दिया मैंने, लेकिन अब मैं इस गॉस थ्योरम पे कंडक्टर की जो पहली प्रॉपर्टी थी वो जब अप्लाई करूंगा, कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो इसका मतलब क्यू इन इक्वल टू जीरो। इन क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस कंडक्टर के नजदीक लिया, सरफेस के नजदीक लिया, कंडक्टर के सरफेस के नजदीक, तो हम अंदर की बात करेंगे ना। अब अंदर हमें चार्ज की सिचुएशन तो नहीं पता, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन तो मालूम है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन ये है कि वो जीरो होता है। तो गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो यहाँ पे शो किया, जब मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो क्यू इन भी जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी कंडक्टर को कितना ही चार्ज दे दो, वो उसके अंदर जाएगा ही नहीं। वो कहाँ रिसाइड करेगा? उसके सरफेस पर रिसाइड करेगा। इट मींस ये हो गया हेंस excess charge always reside on the surface of a conductor। मतलब आपको ये थर्ड पॉइंट लिख करके फिर उसका रीजन देना है। ये पूरा, ये उसका रीजन है, रीजन थर्ड है ना। थर्ड का रीजन क्या है? वाई। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई में, ठीक है, एग्जाम में। इसीलिए मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं, हमें कंडक्टर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट के बाद अब बारी है फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है द पोटेंशियल इज कांस्टेंट throughout the volume of the conductor। The potential is constant throughout the volume of the conductor। ये फोर्थ पॉइंट है जो हमें अभी डिस्कस करना है। तो ये पॉइंट जो था थर्ड तक ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, रीजन फोर्थ, है ना। फोर्थ का रीजन क्या है? देखिए बच्चों, क्या कहा गया है इसमें। फोर्थ में क्या कह रहा है? द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, जीरो नहीं, कांस्टेंट। इसके लिए हमें काम करते हैं, एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं। अभी तक इरेगुलर ले लेते हैं, कोई बात नहीं, अब स्फेरिकल ले लेते हैं। अब है तो स्फेरिकल कंडक्टर ही ना, स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है बच्चों। अब स्फेरिकल कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है। इसके ऊपर सरफेस पे चार्ज प्लस के हुए मान लीजिए, ठीक है, कितना चार्ज है? प्लस के हुए है। अब हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि चार्ज इसके अंदर नहीं होता, ये भी प्रूफ कर लिया कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। अब बारी क्या है? पोटेंशियल को प्रूफ करने की है ना। तो फिर एज वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में ये रिजल्ट आपने पढ़ा है, माइनस dv बाई dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसे हम कहते हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसीलिए dv बाई dr जीरो होगा, ठीक है। और जब dv बाई dr जीरो होगा तो v जीरो थोड़ी ना होगा, क्या होगा? कांस्टेंट। क्या मीनिंग हुआ इसका? किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो होता है, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है क्या नहीं? तो यहाँ पे ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपकी, जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एज ए रिमाइंडर फॉर यू कैन से कि if electric field is zero inside the conductor, then it means potential will be constant. Why? How? Because the relation between electric field and potential is as a potential gradient, and I have told you कि what is the meaning of potential gradient. So when E is equal to zero, so dV by dr equal to zero.
एंड v इक्वल टू कांस्टेंट। और ये बात मैं बार बार कर चुका हूं डिस्कस कि इक्विपोटेंशियल क्या होता है सरफेस, जिस सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। लेकिन यहाँ सरफेस ही नहीं, कंडक्टर का अंदर भी, कंडक्टर का अंदरूनी हिस्सा भी सारा का सारा कांस्टेंट पोटेंशियल का ही रीजन होता है। तो इसीलिए कौन रीजन REGION, तो कांस्टेंट पोटेंशियल का रीजन होता है। तो जिसकी वजह से हम कंडक्टर के अंदर का जो वॉल्यूम है उसको इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तभी मैंने लिखा द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के सरफेस पे जितना पोटेंशियल है अंदर भी उतना ही पोटेंशियल है। v इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि v एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इक्वल टू v इनसाइड। ये भी समझ लीजिए आप कि जितना पोटेंशियल सरफेस पर रहेगा उतना ही अंदर भी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फोर्थ पॉइंट जो हमारा था उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्या रीजन है, कैसे पोटेंशियल कांस्टेंट है। सो पॉज द स्क्रीन एंड नोट डाउन द रीजन 3 एंड रीजन 4। क्लियर? यस। Okay students, now come to the fifth point. Yes. तो बच्चों फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। ये हमें प्रूव करना है। नॉर्मल होती है ये प्रूव कर चुके हैं, तभी नॉर्मल वेक्टर भी। बात समझ में आ गई? इसीलिए अब मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे एक इर्रेगुलर सरफेस मैंने लिया और पहले से ही मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ बच्चों कि ये सरफेस एक चार्ज, इसका जो ये कंडक्टर है जिसका सरफेस हमने लिया है ये एक चार्ज कंडक्टर है। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे इस चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर कोई भी एक एरिया एलिमेंट लेने जा रहा हूं। मान लीजिए ये एरिया एलिमेंट मैंने ले लिया यहाँ पे, यहाँ एक एरिया एलिमेंट मैंने ले लिया, कंसीडर कर लिया ऑन द सरफेस। ठीक है, अब सवाल क्या है कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अच्छा, अब कहीं पर आपको मिलेगा कि देखने को कि भाई अगर मान लीजिए इस एरिया एलिमेंट की जगह मैं एक सिलेंडर एज्यूम कर लूं। ठीक है, अब सिलेंडर एज्यूम इसलिए किया ताकि इसका जो आधा हिस्सा है वो कंडक्टर के अंदर है और आधा हिस्सा बाहर है। ये मानने की बात है, समझने की बात है। एरिया बराबर ही है, मतलब जितना कंडक्टर के ऊपर हमने सरफेस एरिया लिया उतना ही सरफेस एरिया का सिलेंडर हमने बना दिया। थोड़ी इसकी लेंथ को जो है इमेजिन करते हुए, थोड़ा सा लेंथ को बढ़ाते हुए इमेजिन, हालांकि है बात सरफेस की। तो जो ये हमने सिलेंडर लिया जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं कि L है, मान लीजिए लेंथ L है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इसका एरिया वेक्टर n कैप होगा। चार्ज कंडक्टर है, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, जो मैंने ये n कैप लिया है ना, ये n कैप मैंने एरिया वेक्टर के संदर्भ में लिया है। दोनों पैरेलल हो गए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जबकि परपेंडिकुलर होता है और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए दोनों पैरेलल हो गए यहाँ पे। क्लियर? कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको डीए वेक्टर भी लिख सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो ऐसे में जब गॉस थ्योरम की बात आती है, बाय गॉस थ्योरम, जिसमें यह कहा गया है कि E डॉट DA, क्योंकि जो हमने एरिया वेक्टर लिया दैट इज DA, जो एरिया वेक्टर हमने एरिया एलिमेंट कंसीडर किया, तो DA क्या है, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है, मैग्नीट्यूड स्मॉल एरिया एलिमेंट, चार्ज है, बिल्कुल सही बात है, हैविंग चार्ज डी क्यू। ये भी आप लिख दीजिए कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, स्मॉल है तो स्मॉल चार्ज ही होगा, डी क्यू। तो E डॉट डी ए बाय गॉस थ्योरम इज इक्वल टू डी क्यू,
क्योंकि उस सरफेस के अंदर जो एनक्लोज जो होगा डी क्यू चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट कि फ्लक्स E डॉट dA इक्वल टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं dA की। तो E डॉट dA को जब हम यहां पे हटाएंगे तो E डॉट dA एंड दैट विल बी cos 0 डिग्री। मैंने यहाँ पे एरिया वेक्टर का जो n कैप था वो 1 ले लिया, n कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो E dA cos 0 डिग्री बिकॉज़ बोथ आर पैरेलल, एरिया वेक्टर भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। एंड वी कैन राइट dq as a sigma into dA। why? because sigma is what? sigma is the surface charge density, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों, दैट इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया। तो चार्ज अगर आप बड़ा लेंगे तो बड़ा एरिया लेंगे तो बड़ा चार्ज उस पे आएगा, ज्यादा चार्ज क्वांटिटी का चार्ज उस पे आएगा, स्मॉल लेंगे तो स्मॉल आएगा। तो dq by dA यहाँ पे मान सकते हैं dq by dA इज इक्वल टू सिग्मा। सो ऐसे में dq कितना आएगा? सिग्मा इनटू dA। क्लियर? सो वी कैन से दैट dA से dA कैंसिल cos 0 डिग्री, अच्छा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट भी है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बात यहाँ पे है कि जो मैंने अंदर कंसीडर किया था, तो यहाँ तो चार्ज होता ही नहीं ना, चार्ज इनसाइड यानी कि Q इन इक्वल टू 0, तो इसको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे। ठीक है, फिर भी हमने कंसीडर किया ताकि हम सरफेस के साथ एक सिलेंडर भी अगर मान रहे हैं तो इस सिलेंडर के लिए जो बाहर है उसके लिए तो चार्ज सरफेस वाला इंक्लूड है, लेकिन जो अंदर की तरफ जो सिलेंडर का पार्ट है उसके लिए चार्ज इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो अंदर है, और अंदर तो क्या इन क्या होता है? 0 होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है, और अगर आप वेक्टर फॉर्म में दिखाएं इन वेक्टर फॉर्म तो ये बनेगा E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट n कैप। तो आप इस n कैप को इस n कैप के साथ रिप्रेजेंट मत कीजिएगा, यहाँ n का मतलब नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये एरिया वेक्टर के नॉर्मल के हिसाब से है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको n1 लिख सकते हैं एरिया वेक्टर के लिए, पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यहाँ पे n कैप शो कर रहे हैं। सो प्लीज रिमेंबर। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर, एंड आई होप आपको समझ में आ भी रहा होगा, बिल्कुल, और आना भी चाहिए कि समझ में, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडक्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिहेवियर के बारे में हमें पता भी होना चाहिए। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर से जो एक इंपॉर्टेंट बात जुड़ी हुई है अब, वो लास्ट पॉइंट के रूप में जो डेली लाइफ से भी रिलेटेड है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बच्चों किसकी बात मैं कर रहा हूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात कर रहा हूँ। अब शील्डिंग का मीनिंग क्या होता है ये देखिए। फिफ्थ पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट पॉइंट की बारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। पहले इसका मीनिंग समझिए। शील्डिंग मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। शील्डिंग मतलब प्रोटेक्ट करना, और मैं तो बिल्कुल यही कहूंगा कि हम लोग इस समय के दौरान अपने आप को शील्ड जितना करके रहेंगे कोरोना से, उतना बचाव रहेगा हमारा भी और हमारी सोसाइटी का भी, हमारे देश का भी। हम लोग अपने घर में जितना रहेंगे, अपने आप को शील्ड करके रहेंगे, तो इट मींस वी आर प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ। आई विल से इट्स जो इस टाइम हो रहा है दैट इज कोरोना शील्डिंग, कोरोना से बचाव। और कोरोना शील्डिंग क्या है? दैट इज प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, आवर फैमिली मेंबर्स बाय स्टेइंग एट होम। इज इट क्लियर? बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखिए। तो यहाँ एज पर कंडक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ बात हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की, यानी कि किसी भी यू कैन से दैट कंडक्टर का ही, कंडक्टिंग बॉडी का ही बचाव करना एक हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बचाव करना। ये मैं क्यों कह रहा हूं, कैसे कह रहा हूं, इससे इस पर जाने से पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस
टू प्रोटेक्ट एनीथिंग, बल्कि एनीथिंग कौन, जिसके ऊपर कंडक्टर का असर पड़े, तो मैं बल्कि कहूंगा कंडक्टर को ही, टू प्रोटेक्ट कंडक्टर या कंडक्टिंग बॉडी। किससे प्रोटेक्ट करना, फ्रॉम ए हाईली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई? टू प्रोटेक्ट कंडक्टिंग बॉडी फ्रॉम ए हाईली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये वर्ड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाईली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम लोग लाइटनिंग के दौरान देखते हैं, लाइटनिंग यानी कि बिजली कड़कने के दौरान। लेकिन कैसे ये काम करता है आइए समझते हैं। ये हमने कोई कंडक्टर ले लिया भाई, और इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज है, बिल्कुल है, ठीक है। अब ये होलो नहीं है, देखना मेरी बात ध्यान से। अब कंडक्टर के अंदर ये जो मैंने जगह ली है, और ये पूरा कंडक्टर का वॉल्यूम तो है ही थ्रू आउट द वॉल्यूम। अब कंडक्टर के अंदर जो ये जगह मैंने ली है, ये खाली जगह है, जिसे हम बोलेंगे कैविटी। एक कैविटी दांतों में भी होती है, बायो के स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। तो कैविटी मतलब है होलो स्पेस, ए होलो रीजन, एक खाली जगह। तो उसके अंदर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। नो डाउट कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी जीरो है, कभी आप कंफ्यूज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी जीरो है। जितना सरफेस पर पोटेंशियल है V इक्वल टू वी नोट, तो यहां भी पोटेंशियल V इक्वल टू वी नोट है, और अंदर भी पोटेंशियल V इक्वल टू वी नोट, मतलब कांस्टेंट है। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने तीन जगह पे पोटेंशियल लिखा, सरफेस पर V इक्वल टू वी नोट, सरफेस के अंदर कंडक्टर के इस पार्ट पे, और जो अंदर कैविटी बनी हुई है उसके अंदर भी। बात समझ में आ गई? अब क्या है कि अगर आप किसी कंडक्टर के अंदर, चार्ज कंडक्टर के अंदर हो, और वहां खाली जगह हो कंडक्टर के अंदर, और वहां अगर आप किसी ऐसे पार्ट को रख दे जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड से, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर हो, करंट का असर हो, आप उसको उससे बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको उस जगह में रख दीजिए, इस कैविटी में रख दीजिए। खाली जगह बनानी पड़ेगी ना, है तो सारे अंदर जीरो, लेकिन एक खाली जगह मैंने बनाई इनसाइड द कैविटी। अच्छा, इसको मैं क्यों बता रहा हूं, ऐसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमें क्यों कहा जाता है कि जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़क रही होती है, और अगर हम कार में बैठे हैं, घर में भी हैं, उसमें भी आपको बताऊंगा मैं, तो जब हम कार में बैठे हैं तो कार के अंदर ही बैठे रहे, क्योंकि कार की बॉडी कंडक्टिंग होती है, मेटालिक है। बिजली का गिरना, कार के सरफेस के ऊपर एक्सेस चार्ज, एक्सेस फील्ड प्रोवाइड करना, लेकिन वो एक्सेस फील्ड अंदर तक आएगा ही नहीं, क्योंकि हम कंडक्टर के अंदर बैठे हैं, कंडक्टर के अंदर कंडक्टर बैठा है, मनवोट भी कंडक्टर है, तो हमारा बचाव हो गया इससे, क्योंकि शील्डिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है वहां पे कि हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइटनिंग जो कंडक्टर पर पड़ेगा, तो उसके अंदर वाला रीजन में, जो अंदर वाले जो रीजन में जो भी रखा है वो प्रोटेक्ट है, वो बचा हुआ है, वो सेफ है, वो शील्डेड है। तो इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या मीनिंग है कि कैसे ये काम करता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब कैविटी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। कैसे? अगर मैं इस कैविटी के ऊपर है ना गॉसियन सरफेस मान लो ना, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस ले लें, तो वही वाला फर्स्ट वाला कांसेप्ट आ जाएगा, सेकंड वाला कि एक्सेस चार्ज डिसाइड नहीं करता। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस यहाँ कंसीडर कर लूं ना, गॉसियन सरफेस डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, गॉसियन सरफेस, तो बच्चों इस गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, तो चार्ज कहां से आ जाएगा? मेरा कहने का मतलब ये है, द चार्ज ऑन द कैविटी
द चार्ज ऑन द कैविटी इज 0। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जब चार्ज कैविटी पे 0 हो, ऑन द कैविटी 0 हो गया, क्यों हो? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि चार्ज ऑन द कैविटी 0, इसका मतलब अगर आप कैविटी के अंदर बैठे हो सपोज, और आप उसके अंदर वाले सरफेस को आप टच भी कर रहे हो ना, तो भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर तो चार्ज है ही नहीं, सरफेस पे चार्ज नहीं है कैविटी के सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है। बाहर कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, लेकिन सरफेस पे चार्ज नहीं है उसके अंदर। इस बात का ध्यान रखना, कैविटी के सरफेस पर चार्ज नहीं है। बात समझ में आ गई? तो दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। तो बच्चों ये मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की, द चार्ज ऑन द कैविटी इज 0, ठीक है ना। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आप कह सकते हैं कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, सो जो 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। मैंने कोशिश की है, कुछ टॉपिक्स हैं, मैंने उसको बस आपको जो हमने पढ़ा है, मैं फिर से वही कह रहा हूं, हम उसको समराइज कर रहे हैं थोड़ा सा बस, ठीक है ना। कुछ नया पढ़ा, कुछ पुरानी बातों को दोबारा से डिस्कस किया, उसको एक तरीके से रिवाइज किया हमने। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, इस चीज को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, और ढंग से अच्छे से पढ़िए, बी स्टडी हार्ड, और क्या नाम है अपना, सेफ रहिए, और अपने आसपास के सोसाइटी को भी सेफ रखिए।